वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिबेट करते हैं कि भैया पेपर तू खरीद लियो कहीं। ये स्थितियां हमारे सड़कों पर बेचे राजस्थान हैं, की। व्हाट्सएप पे राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ रेप हो रहे हैं, उसको तो अवार्ड दिए जा रहे हैं। पेपर बेचे हैं। वो राहुल गांधी की रैली जिसमें वो 1 से 10 तक गिनती बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं। उसके बाद में कितने किसानों को भी थी जिन्होंने अपना जवान बेटा इस देश के लिए समर्पित कर दिया। उस बूढ़ी माँ को भी थी, उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते हैं अपने लाल को याद कर कर। उस बूढ़ी माँ के लिए जादू देखने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जादूगर अपनी हाथ की सफाई करता रहता है और उसको कह लीजिए क्या, जनता को गुमराह करने का काम करता है। और राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली अब नहीं है, उनको हकीकत पता चल चुकी है। अपील करना चाहूंगा, दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि नंबर 1 आज तक राजस्थान चैनल को आप सबसे ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और इनसे जुड़े। ये जनहित के मुद्दे उठाते हैं आप और हम सब लोगों की बात पहुंचाते हैं, इसके लिए इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। नमस्कार, नंबर 1 आज तक राजस्थान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पवन कुमावत। हमने एक अंक की शुरुआत की है जिसका नाम है साक्षात्कार, जिसमें हम पूछते हैं सत्ता के दावेदारों से कुछ सवाल आपके और कुछ सवाल हमारे। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान शंकर जी गौरा, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शंकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आप चौमुखी राजनीति में कब से आए और आपकी व्यक्तिगत जो राजनीति है उसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए पवन जी, मैं 2009 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते करते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने काम किया है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2009 से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन हमने किया है। और उसके बाद में 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सहमंत्री मुझे 2 बार रहने का अवसर प्रदान हुआ, उसका दायित्व मुझे मिला। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश टीम में मुझे काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद में मैं लगातार चौमू में सक्रिय रहकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों को, जनहित से जुड़े मुद्दों को, जनता के कार्यों को समय समय पर जनता के बीच में रहकर उन पे सब पे काम करने की कोशिश हम सब लोग कर रहे हैं। आपको राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए राजनीति की प्रेरणा नहीं कह सकते, हम सब लोग युवाओं के आदर्श है स्वामी विवेकानंद जी। और जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो सबसे ज्यादा स्वामी विवेकानंद जी को हम सब लोगों ने पढ़ा। और हम सब लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता जब तक मत रुको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक विकास या कोई भी कार्य अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, अंतिम व्यक्ति तक उस चीज का लाभ नहीं पहुंचेगा, जब तक आपको हम उस चीज को विकास नहीं कह सकते। तो आप देखिए जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा तो मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा। और उस समय हमने कोई राजनीति में जाने की कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मेरे गांव में या मेरे माता पिता या मेरे परिवार में किसी व्यक्ति ने वार्ड पंच का चुनाव भी आज तक नहीं लड़ा। और जब परिवार, आप सबको पता है पवन जी की, जब परिवार में कोई वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ता, सामान्य किसान परिवार से निकल के कोई विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जाता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। उन्होंने धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को किया है। और जब हम सब कार्यकर्ता आगे बढ़ाने का काम किया तो राजस्थान विश्वविद्यालय का, जो राजस्थान की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, उसका छात्र संघ का चुनाव मुझे लड़ने का सौभाग्य मिला। उसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री का दायित्व मिला। और जब विद्यार्थी परिषद में रहा तो उसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा में आने का सौभाग्य मुझे मिला और भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश टीम में काम करने का मौका मिला। तो जब हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश टीम में काम किया तो सदस्यता अभियान, नवमतदाता अभियान, युवा टाउन हॉल कार्यक्रम, जिसमें अमित शाह जी पिछले 2018 के चुनाव में आके उन्होंने काम मतलब युवाओं को संबोधित किया, उसका संयोजक भी मुझे रहने का अवसर मिला। उससे जब भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे तो अनेकों
हमारे पार्टी के नेताओं से, हमारे पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका मिला, अमित शाह जी से मिलने का मौका मिला, हमारे राजनाथ सिंह जी से मौका मिला, नितिन गडकरी जी से मिलने का मौका मिला। ऐसे अनेकों बड़े नेताओं से मिलकर हम सब लोगों को देखने का मौका मिला। उनको उनके साथ में हमने काम करते हुए उनको देखा और उनके कार्यक्रमों का आयोजन हम सब लोगों ने देखा। तो उससे लगता है धीरे धीरे चलते चलते हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का हमें आज भी सौभाग्य मिल रहा है। और हम सब लोग पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पार्टी के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और पार्टी तय करेगी किस व्यक्ति को क्या काम करना है। और मैं चोमू क्षेत्र में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है और जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे बिजली की समस्या ले लो, चाहे पानी की समस्या ले लो, इन सब मुद्दों पर हम सब लोग बैठकर काम करते हैं और इनके लिए विधानसभा से चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वर्तमान विधायक रामलाल जी शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और आप भी भारतीय जनता पार्टी से चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो उद्देश्य है, देश के प्रधानमंत्री जी के जो उद्देश्य है, उनको लेकर हम चल रहे हैं। उन पर हम सब लोग काम कर रहे हैं और जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम आते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम आते हैं, उनको लेकर पब्लिक के बीच में जाऊं। और पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है, किसको नहीं चुनाव लड़ाती है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान हमारे प्रदेश की कहीं तय करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं उससे जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा और मैं कार्य करूंगा। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, आपको टिकट देती है, तो चुनाव जीतने के पास आपका जनता के लिए रीजन और विजन क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमको चुन के आने का सौभाग्य अगर मिलता है तो चोमू में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो बिसलपुर के पानी की समस्या है और खेती के लिए भी पानी बहुत कम है। आप हम सब लोगों को पता है कि चोमू का ग्राउंड लेवल वाटर बहुत कम हो चुका है। आपको याद होगा पवन जी, जब बजट सत्र चल रहा था तो हमने बिसलपुर संघर्ष समिति बनाकर चोमू में बिसलपुर का पानी दो, इसको लेकर हमने चोमू में एक बहुत बड़ा आंदोलन एसडीएम कार्यालय का घेराव हम सब लोगों ने किया था। क्योंकि आज हम सब लोग देखते हैं कि जो भी व्यक्ति चोमू में या आसपास के गांवों में, चाहे चोमू की बात कर लीजिए, चाहे गोविंदगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे ढोरसर की बात कर लीजिए, चाहे किशनमानपुरा की बात कर लीजिए, चाहे आष्टी की बात कर लीजिए, चाहे हस्तेड़ा की बात कर लीजिए, चाहे मंडा के एरिया की बात कर लीजिए, चाहे जेतपुरा की बात कर लीजिए, चाहे कहीं के भी कोई भी चोमू का जो रीजन है उसकी बात कर लीजिए, उसमें अगर जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज पीने के पानी की समस्या है। आज कोई व्यक्ति अगर 20,000 रुपए या 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसको महीने के कम से कम भी 5 से 6 पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं, और 5 से 6 पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं तो 700 रुपए का पानी का एक टैंकर होता है। अब आप देख लीजिए, उसके लगभग 5,000 रुपए सिर्फ पानी के पीने के पानी के लिए उसके उपयोग में आ रहे हैं। और जब पीने के पानी के लिए 5,000 रुपए उसको खर्च करने पड़ रहे हैं तो आप देखिए, अगर वो बाकी के 5,000 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने घर पे खाना भी खिलाएगा, तो वो कैसे संभव है? ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, जो हम सब लोगों को महसूस करना पड़ेगा। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है कि चोमू में बिसलपुर का पानी आ सकता है, ये वास्तविक धरातल की बात है कि हम सब लोग संघर्ष कर अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से चोमू में बिसलपुर का पानी आ सकता है। क्योंकि हरमाड़ा तक चोमू का बिसलपुर का पानी आ चुका है, इधर देखे तो जून से इटावा तक बिसलपुर का पानी आ रहा है। चोमू से ज्यादा दूरी पर बिसलपुर का पानी नहीं है, बस शर्त यह है कि हम सब लोगों को मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा। आपको पता होगा पवन जी, नीम का थाना के लोग पैदल चलते हैं और वहां जयपुर में एक प्रदर्शन करके अपने आप को जिला बना ले जाते हैं। अगर बात आती है मरू प्रदेश वालों की तो वो यहाँ एक रैली के रूप में आके जयपुर की सीमा को घेरते हैं। अनेकों एरियो से लोग निकल के अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करते हैं। तो हम चोमू वासियों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब लोगों को, पहले भी हमने आंदोलन किया, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, सरकार को चेताने का काम किया। उससे पहले आपको याद होगा
राजस्थान सरकार के मुखिया जब चोमू में खेलों का उद्घाटन करने आए थे तो हमने और हमारी पूरी टीम ने, मैंने वहां पे काले पोस्टर लगा के उनका विरोध किया। उनको कहा कि जादूगर साहब आप अपना जादूगर दिखाओ और चोमू की जनता को बिसलपुर का पानी पिलाओ, क्योंकि चोमू की जनता जयपुर के इतने आसपास रहने के बावजूद पानी को तरस रही है, पीने के पानी के लिए मर रही है। आप सब लोगों को कम से कम चोमू की जनता को पीने का पानी मुहैया कराना चाहिए। आपको पता होगा जब लंपी की बीमारी आई, चारों तरफ त्राहिमाम मच रहा था, तो हम सब लोग गौशालाओं में गए, हम सब लोग पशुपालकों से मिले, पशुपालकों से बात करते थे। आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपको पता है कि जब ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति, उसका सबसे बड़ा अगर आजीविका का साधन है तो वो है उसकी गांव में दूध में वो दूध देते हैं डेयरी में, उसका पैसा आता है, उससे अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। जब उन्होंने लंपी की बीमारी आई तो उनकी मवेशियां खत्म हो गई, और जो मवेशी खत्म हुई उसको 10-20 हजार रुपए इलाज के लिए और वो साथ ले गई। तो हम सब लोगों ने तय किया कि राजस्थान की विधानसभा का घेराव करने का हम सब लोग काम करेंगे, और हम सब लोगों ने राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया। सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने मवेशियों के लिए मुआवजा देने की घोषणा करी, लेकिन सरकार ने फिर उसमें सौतेला व्यवहार किया। उसमें कुछ एक मवेशियों को उन्होंने, कुछ एक पशुपालकों को उन्होंने मुआवजा दिया, बाकी 80 से 90% पशुपालकों को उन्होंने मुआवजा नहीं दिया। अब आप देखिए, आपने पूछा कि चोमू में क्या क्या विकास करने चाहिए। चोमू की सड़कों की हालत आज आप देखिए, आप देखिए चोमू में कितनी सरकारी मतलब सरकारी नौकरियां संभव, एक सीमित सरकारी नौकरियां है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कितना है। आज हम ढोरसर की बात करें, आज हम कालडरा की बात करें, आज हम मंडा की बात करें, आज हम गोविंदगढ़ की बात करें, आज हम जाटावाली रिक्को की बात करें, चाहे आज हम जेतपुरा रिक्को की बात करें, आप अनुपात निकालिए चोमू के बच्चों को कितना रोजगार मिल रहा है, चोमू के युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है। दर बदर की ठोकरे चोमू के युवा खा रहे, और बाहर के लोग, कंपनी के मैनेजर, कंपनी के बड़े सुपरवाइजर, कंपनी के लोग अपने रिश्तेदारों को बाहर से बुलाकर या कमरा दिलाकर उनको नौकरी कराने का काम कर रहे हैं। या पानी बनाने की, चोमू में पीने के पानी की समस्या है, लेकिन चोमू में पानी बनाने की फैक्ट्री भी है। हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि उस पानी की फैक्ट्री में चोमू के कितने बेटे काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा, हम सब लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि चोमू का विकास जब भी संभव होगा जब चोमू के बेटों को रोजगार मिलेगा। आप आ जाइए उसके बाद में, चोमू की नगर पालिका कितनी बड़ी है। आज हम नगर परिषद की घोषणा सरकार ने करी है, लेकिन कितनी मूलभूत सुविधाओं का जगह जगह रोड तोड़ के छोड़ रखी है चोमू की नगर पालिका में। ईओ का मामला तो ऐसा है, एक दिन ईओ जाता है, दूसरे दिन दूसरा ईओ आता है, तीसरे दिन तीसरा ईओ वापस आ जाता है। ये अव्यवस्था ही कितनी है। हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि सीवरेज की लाइन चोमू में नहीं है। आज बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं चोमू शहर में। चोमू शहर में एक अच्छा पार्क चोमू शहर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो यहाँ चोमू के बेटों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों की फसल की गिरदावरी सही समय पे होगी, चोमू बिसलपुर का पानी भी पिएगा, और सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं चोमू की वो हम सब लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक युवा, अब आप देखिए पिछले 5 साल में युवाओं में कितनी जागृति आई है। युवा अपनी बातों को बेधड़क आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, युवा अपने मुद्दे उठा रहे हैं, युवा सरकार के लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया पेपर लीक कब तक होगा, हमारे पेपर, हम इतनी मेहनत करते हैं, गांव से जाते हैं, ढाणी से जाते हैं, खेत से जाते हैं, और वहां जाकर उन महंगी कोचिंगों में, महंगी क्लासों में शिक्षा लेने के लिए हम सब लोग मजबूर हैं। और जो शिक्षा मिलती है, आप सोचिए, कल्पना करिए, एक गांव का व्यक्ति अपनी फसल उगाता है, जान लगाता है, सब कुछ अपना न्योछावर कर देता है, और जब मुट्ठी भर पैदा होता है तो उसको मंडी में बेच के अपने बेटे को, अपने लाल को पढ़ाने के लिए बेचता है, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बेचता है, महंगी कोचिंग देता है, महंगा कमरा किराया देता है, और जब महंगा कोचिंग और कमरा किराया देने के बाद में जब वो परीक्षा देता है, वो सपने सजोता है कि मेरे को रोजगार मिलेगा, मेरा परिवार पलेगा, उसके बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर बेच दिया गया। पवन जी, गांव में चर्चा है, छोटे छोटे बच्चे, मैं जब गांव में जाता हूं तो देखता हूं, उनको देखकर हम सब लोगों को लगता है कि उनके भविष्य के साथ हम सब लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डिबेट करते हैं कि भैया पेपर तू खरीद लियो कहीं,
ये स्थितियां हमारे राजस्थान की है। हम सब लोग, अगर ईश्वर हमें मौका देता है, चोमू की जनता जनार्दन मौका देती है, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों पे हम पाबंदी लगाने का काम करेंगे। और अगर पेपर लीक, आपको मैं बताऊं, चोमू में हमने जब पेपर लीक हुआ तो एसडीएम कार्यालय का घेराव कर किया हमने जब जब चोमू की जनता, युवाओं ने हमको कहा कि ये मुद्दा हमारा है, ये समस्या हमारी है, हम सब लोगों ने प्रयास किया। मुकदमे लगाने का काम भी गहलोत सरकार ने मेरे ऊपर किया है। तो ये सब चीजें, हम इस जनता जनार्दन के लिए लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे कोई पद हमें मिले या नहीं मिले। क्योंकि जो उत्साह, जो प्रेम, जो आशीर्वाद हम सब लोगों को, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, जो हम सब लोगों को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। पवन जी, ये चीजें हम सब लोगों को गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी और ये लड़ाई शंकर जी, वर्तमान राजस्थान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जनता को राहत शिविर दे करके राहत प्रदान करी है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, गहलोत साहब ने जो राहत दी है, उस राहत को ऐसे आप सोच सकते हैं, इन्होंने कहा कि बिजली के बिल माफ करेंगे। बिजली नहीं आ रही, बिजली का बिल माफ कैसे होगा? आप सब लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से रात को 4-4 बजे तक फोन आते हैं गांव वालों के कि हमारे 6 घंटे से लाइट गई हुई है, कोई कहता है 8 घंटे से गई हुई है, कोई कहता है 10 घंटे से गई हुई है, कोई कहता है 12 घंटे से गई हुई है, और कोई कहता है 24 घंटे से आई नहीं है। आप देखिए, हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमारे गांव में तो 6 घंटे गई है, उधर तो 12 घंटे गई है। तो बिजली का बिल माफ करने का क्या फायदा जब बिजली ही नहीं आ रही? आप देखिए, गुमराह करने का काम गहलोत सरकार ने किया है, युवाओं के साथ छलावा गहलोत सरकार ने किया है। पेपर लीक देख लीजिए, लगातार हर भर्ती का पेपर लीक हुआ है, बड़ी बड़ी भर्तियों का पेपर लीक हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि युवाओं के सपनों के साथ इन्होंने आघात किया है, उनके माता पिता, उनके परिवार, उनके गांव वाले, उनके रिश्तेदारों के साथ इन्होंने कुठारा घात इन लोगों ने करने का प्रयास किया है। और इन्होंने पेपर सड़कों पर बेचे हैं, व्हाट्सएप पे पेपर बेचे हैं। इन्हें आप देखिए, इनके सुभाष गर्ग का नाम आता है, इनके जारोली का नाम पेपर लीक में आता है, इनके एक एक व्यक्ति का पेपर लीक में नाम आता है। उसके बाद में दूसरी तरफ हम देखेंगे महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं। रोजाना आप पवन जी अखबार उठाकर पढ़िए, न्यूज चैनल उठाकर पढ़िए, रोजाना 18 से ज्यादा घटनाएं बलात्कार और महिला उत्पीड़न की हो रही है, जहां नारी सुरक्षित नहीं है। और इनका एक मंत्री, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है, राजस्थान की उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में, राजस्थान की विधानसभा में खड़ा होकर कहता है कि राजस्थान में रेप में 1 नंबर पर इसलिए है क्योंकि राजस्थान मर्दों का देश है। उस दिन इस सरकार को नैतिकता के नाते गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ में जो जो व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके बाद में एक कैबिनेट का मंत्री खड़ा होकर ऐसा स्टेटमेंट देता है। और दूसरी तरफ एक मंत्री जब महिला उत्पीड़न को उठाता है, उस मंत्री को जो कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ रेप हो रहे हैं, उसको तो अवार्ड दिए जा रहे हैं। और दूसरा मंत्री जो आवाज उठाता है महिला उत्पीड़न की, वो कहता है कि हमें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। राजस्थान सरकार किसी भी प्रकार का कोई राहत जनता को देने का काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। आपको याद करना चाहिए 2018 की वो राहुल गांधी की रैली, जिसमें वो 1 से 10 तक गिनती बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं। उसके बाद में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसानों की आप गांव में जाके हालत देखिए। अगर आप आंकड़े निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में कर्ज के बोझ तले दबकर अगर किसी ने आत्महत्या करी है तो राजस्थान के किसान ने सबसे ज्यादा आत्महत्या करी। इन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया। युवाओं को कहा गया कि हम संपूर्ण बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप जाकर देखिए कितने बेरोजगारों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है। इन्होंने चोमू की जनता से वादा किया कि हम चोमू को मेट्रो से जोड़ेंगे, कहीं चोमू से मेट्रो को जोड़ने की बात नहीं। इन्होंने चोमू को बिसलपुर का पानी देने की बात करी, कहीं बिसलपुर का पानी नहीं दिया गया। आज देखिए चोमू में जाकर, चोमू में प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल चोमू के विकास के लिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ के पेशेंटों के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन जब 70 प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं और जब हम सरकारी हॉस्पिटल को जाकर देखते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में कोई किसी प्रकार का उपचार
अगर आपके कोई गंभीर चोट आई है तो वहां नहीं हो सकता है। ऐसा क्या रीजन है कि चोमू में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई सुविधाएं नहीं है? ये सब विचार हम सब लोगों को करना पड़ेगा। गहलोत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ युवा, किसान, महिला सबको गुमराह करने का काम किया है और जो ये रेवड़िया बांटने का काम गहलोत सरकार कर रही है, इससे राजस्थान की जनता इनके बहकावे में आने का काम नहीं करेगी और राजस्थान की जनता पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका काफी आप पे आशीर्वाद है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश भर में बड़ी नेता है भारतीय जनता पार्टी की, और मैं नहीं, उनके काफी खास व्यक्ति राजस्थान में है, क्योंकि लगातार उनके साथ अगर कोई काम करता है तो उनके संपर्क में रहता है। और मैं तो काफी छोटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत सारे लोग वसुंधरा जी के साथ काम किया है और बहुत सारे लोग उनको अपना नेता मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, इसलिए वो हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने काम किया है। तो हम सब लोग स्वाभाविक रूप से अगर किसी नेता के साथ में, वो 2003 से 8 तक मुख्यमंत्री रही, वो 2013 से 18 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, और उनके समय में जो विकास हुए, उनके समय में जो काम हुए, उन्होंने इस प्रदेश को, आप देखिए, जब इस प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, उससे निकाल कर उस विकसित राज्य की तरफ वो लेकर गई। उन्होंने भामाशाह जो योजना, जिसका नाम बदल कर गहलोत सरकार वेटेज ले रही है, अगर उस योजना की किसी ने कल्पना करी तो उन्होंने कल्पना करी। अन्नपूर्णा रसोई अगर किसी ने चलाई तो उन्होंने चलाई। जल स्वावलंबन योजना किसी ने चलाया तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने चलाई। तो हम सब लोगों ने उनका नेतृत्व में काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया है। वो हमारी वरिष्ठ नेता है और बड़े नेता किसी भी कार्यकर्ता को अगर थोड़ा सा भी मान सम्मान देते हैं तो वो सब कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करते हैं। शंकर जी, आरएलपी के नेता छुट्टन जी यादव आपके काफी करीबी दोस्त हैं। देखिए, हम एक ही ढाणी में रहते हैं और पूरा ढाणी एक परिवार के जैसे होता है। हमारी विचारधारा भिन्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। पारिवारिक रिलेशन अलग होते हैं, वैचारिक रिलेशन अलग होते हैं। हम मिलते हैं, सुबह दौड़ने जाते हैं तो भी टकराते हैं। और छुट्टन जी हमारे पड़ोसी हैं, परिवार के सदस्य ही हैं। और देखा जाए तो जैसे और भी विचारधाराओं के लोग हैं, चाहे कांग्रेस की विचारधाराओं के लोग हैं, कहीं ना कहीं टकराते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते हैं, हमें वाद विवाद भी होता है, हमारी बातचीत भी होते हैं। वो अपनी विचारधारा को रखने का प्रयास करते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को रखने का। तिरंगा यात्रा काफी चर्चा में रही है, चारों तरफ तिरंगा यात्रा खूब चली है आपकी, और समापन के दिन खूब तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई जो कि सामान्य से खूब ज्यादा थी। तो उसके पीछे क्या जादू है कि इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा कर लेते हो आप? देखिए, पहली बात तो वो मेरी अकेले की तिरंगा यात्रा नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हर घर तिरंगा अभियान। पवन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 तारीख को हम सब लोगों ने वीर तेजाजी महाराज के मंदिर रेणवाल रोड से इस यात्रा को प्रारंभ किया था। लगातार युवाओं की टीम, मैं धन्यवाद उन युवाओं की टीम को भी देना चाहूंगा जो लगातार 7-8 दिन रहकर इस पूरी यात्रा में उन्होंने जोश शोश के साथ में काम किया। मैं धन्यवाद हर एक ग्रामवासी को, हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी देना चाहूंगा जिन्होंने हर गांव में इसका कार्यक्रम रखा, हर घर पर तिरंगा पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया। और उसके बाद में हमने नगर पालिका में तिरंगा वितरण का कार्यक्रम रखा, और उसके बाद में 14 तारीख को जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं वो कार्यक्रम हम सब लोगों ने किया, और उसमें बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवाओं ने आकर देश के तिरंगे को अपने हाथ में लेकर देशभक्ति के नारे उन्होंने लगाए। पवन जी, ये कार्यक्रम हमारी जो सीमाओं पे जो हमारे देश के वीर खड़े हैं उनके लिए हम सब लोगों ने किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अनेकों क्रांतिवीर जो गुमनाम थे, जिनका नाम भी हमारे देश के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम हमारे अपने घर पे तिरंगा लगाकर करें। हमारे जो देश के सैनिक जो गांव से जाते हैं, ढाणी से जाते हैं, कोठी से जाते हैं, वो जाकर हमारे देश का काम, हमारे देश की रक्षा के लिए ना वो दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना ठंड देखते हैं। आपको पता होगा कि -50 डिग्री सियाचिन के उस ग्लेशियर पे भी वो ड्यूटी करने का काम करते हैं, देश की रक्षा करने का काम करते हैं। और 50 डिग्री के टेम्परेचर में जैसलमेर, बाड़मेर की उस तपतपाती धूप में आप और हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। वहां इस देश के लिए जज्बा लेकर वो खड़े रहते हैं।
और जब बरसात के दिनों में कच्छ के रण की बात करें तो कमर के ऊपर तक जब उस दलदल में चलकर भी इस देश की रक्षा का काम वो लोग करते हैं। और जब आप और हम अपने घरों पे तिरंगा लगाते हैं, आप और हम जब अपने हाथ में तिरंगा लेकर बच्चे दौड़ते हैं, तो उनके पास वो वीडियो जाता है तो उनका मन भी खिल जाता है कि मेरे गांव के लोग हमारे सम्मान में वो तिरंगा लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, और ये सच्ची श्रद्धांजलि उन परिवारों को भी थी, उन वीरांगनाओं को भी थी जिन्होंने अपना पति खोया, उस बुढ़े पिता को भी थी जिन्होंने अपना जवान बेटा इस देश के लिए समर्पित कर दिया, उस बूढ़ी माँ को भी थी, उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते अपने लाल को याद कर कर। उस बुढ़ी माँ के लिए भी ये तिरंगा यात्रा थी। ये तिरंगा यात्रा का उद्देश्य इसे देश के एक एक जो महापुरुष हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। और पवन जी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, चौमू की जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा कि जो हमने सोचा उससे ज्यादा लोगों ने आके इस तिरंगा यात्रा का समर्थन किया। सैकड़ों की संख्या में देखे तो ट्रैक्टर आए, सैकड़ों की संख्या में देखे तो ऊंट गाड़ियां आई, सैकड़ों की संख्या में देखे तो बाइकें आई, और सैकड़ों की संख्या में देखे तो महिलाएं बुजुर्ग सब लोग आकर एक एक गांव में जाकर बड़ी उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा को निकालने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चौमू की तिरंगा की यात्रा का चर्चा पूरे राजस्थान में नहीं अपितु भारत में भी इस तिरंगा यात्रा की चर्चा है। इसलिए क्योंकि इस तिरंगा यात्रा को ना किसी ने पार्टी देखकर काम किया, ना किसी की जाति देखकर इस तिरंगा यात्रा में लोग जुड़े, और ना कोई व्यक्ति देखकर। मैंने मेरे हर जगह जाकर यही कहा कि ये तिरंगा यात्रा एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, ये संपूर्ण चौमू वासियों की तिरंगा यात्रा है, और सब लोगों ने जुड़कर इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम किया। और मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, अनेकों सैनिक भाइयों ने अपने उस सीमा पे खड़े रहकर हम सब लोगों को फोन किया और बधाई दी। उस दिन हम सब लोगों को लगा कि हम सब लोगों का कार्य सफल हो गया, जब तिरंगा यात्रा में हमारे देश के जो वीर सैनिक है, वीर जवान है, उन्होंने सीमा से खड़ा होकर हमारा फोन करके हमसे बात करी, तो हमें वो निश्चित रूप से ये तिरंगा जादूगर ने इतने जनता के लिए काफी राहत प्रदान करी है अभी, तो इस राहत के सामने क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना पाएगी? देखिए, जादूगर जी ऐसा जादू करते हैं, जादूगर का मतलब क्या होता है? आंख की हाथ की सफाई। हम जादू देखने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जादूगर अपनी हाथ की सफाई करता रहता है और उसको कह लीजिए क्या जनता को गुमराह करने का काम करता है। और राजस्थान की जनता गुमराह होने वाली अब नहीं है, उनको हकीकत पता चल चुकी है। राजस्थान में जो मैंने आपको सारे मुद्दे बताए, चाहे पेपर लीक हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे गरीबों के साथ कुठाराघात हो, चाहे किसानों के आत्महत्या करने, कर्ज के तले दब के आत्महत्या करने का मामला हो, चाहे अनेक प्रकार के मुद्दे आप ले लीजिए, चाहे सड़कें देख लीजिए, चाहे पानी देख लीजिए, चाहे बिजली देख लीजिए, चाहे युवाओं का रोजगार देख लीजिए, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें सरकार ने कोई काम किया हो। वो ये आपसी खींचातान में इन्होंने 5 साल निकाल दिए। कभी कौन मुख्यमंत्री बनने चला जाता था, कभी कौन मंत्री बनने चला जाता था, कभी डिपार्टमेंट राहुल गांधी जी बांट रहे हैं। तो ये सब राजस्थान ने कभी नहीं देखा, ऐसी परंपराएं राजस्थान में नहीं रही। और जो इनके समकक्ष के नेता है वो आपस में पूरे समय आपस में लड़ते झगड़ते दिखे, सरकार होटलों में बंद रही और राजस्थान की जनता के किसी प्रकार के कोई काम नहीं हुए। इन सबको पहचान चुके हैं। अब ये हाथ की सफाई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार राजस्थान में बनेगी।